नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। जोशीमठ में हुए घटनाक्रम ने इस प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। भूधसाव और मकानों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारों ने हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये हालात संवेदनशील पहाड़ों पर बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण हुए हैं या फिर भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि दोनों ही कारण जोशीमठ के हालातों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। कई केंद्रीय संस्थाओं का सर्वे चल रहा है और विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पहाड़ों की रानी मसूरी, जो कि पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है, में भूस्खलन और भूधसाव की घटनाओं को लेकर एक अध्ययन करवाया गया। इसके बाद एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने धामी सरकार को मसूरी को बचाने के लिए सुझावों की 200 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। एनजीटी का कहना है कि अगर समय रहते मसूरी को नहीं संभाला गया तो हालात जोशीमठ जैसे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एनजीटी ने चिंता जाहिर की है और ये पहली बार चिंता जाहिर नहीं हुई है। इससे पहली बार भी कई बार ऐसा हो चुका है जब एनजीटी और इस तरीके की संस्थाएं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कंसर्न जाहिर कर चुकी हैं। आपको बता दें मसूरी को लेकर चिंता क्या जाहिर हुई है। ये कहा गया है कि मसूरी का 15% हिस्सा जो है वो संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील है, और यहाँ पर जो बढ़ती पर्यटकों की गतिविधियां हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है। जो बसावट है मसूरी में तेजी से बढ़ रही है, कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियां मसूरी में पहुंच रही, जो चिंता का विषय है। साथ ही साथ मसूरी का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और ये जो क्षेत्र हैं इनमें कैंपटी फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, खानापट्टी जैसे जो क्षेत्र हैं वो अति संवेदनशील करार दिए गए हैं। तो ऐसा हालात पैदा हो रहे हैं जैसे जोशीमठ में हुए थे, जहां दरारें पड़ गई थी, भूधसाव हो रहा था, गर्भ से जल निकल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ऐसे ही हालात अब मसूरी के लिए भी इशारा किया गया है एनजीटी द्वारा कि इसी तरीके के हालात अगर समय रहते संभाले नहीं गए तो बन सकते हैं और लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। और पर्यटन का क्योंकि एक बहुत बड़ा केंद्र मसूरी है तो इस लिहाज से भी बहुत संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि लगातार समय समय पर जो पर्यटकों की गतिविधियां हैं, जो पर्यटकों का आना जाना है, वो मसूरी में लगातार जारी है और ये आगे और बढ़ेगा। इसी को लेकर एनजीटी ने चिंता जाहिर की है और 19 पॉइंट्स जो हैं वो सरकार को सुझाए हैं। देखिए, जो एनजीटी की रिपोर्ट है, आई ओपनर है, हमारी आँख नाक कान खोलने वाली वो रिपोर्ट है। और ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं। हमने कितनी संजीदगी दिखाई या कितनी संवेदनशीलता दिखाई, अब इसकी भी समीक्षा की ज़रूरत है। ये खाली सरकार को चेतने वाली बात नहीं है, ये पूरे आवाम को चेतने वाली बात है। एनजीटी की रिपोर्ट के आने के बाद इसको बहुत गंभीरता से लेके इस पर कार्य योजना बन रही है। खाली मसूरी के लिए ही नहीं, मसूरी जैसी और भी टाउनशिप्स जो हैं जहां पर मसूरी जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, खाली सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आवाम को, जनता को, एक एक नागरिक को, पूरे सिस्टम को संवेदनशील होके इतना आगे बढ़ना है कि हमको, जो हम 50 साल से मसूरी को बर्बाद कर चुके हैं, पूर्ण रूप से बर्बाद कर चुके हैं, तो उसको जो है हमें व्यवस्थित करना है, उस बर्बादी को कॉम्पनसेट करना है। तब जाके कहीं मसूरी बचेगा, जोशीमठ बचेगा, उत्तराखंड बचेगा, हिमालय बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो दुनिया बचेगी। दुनिया का पर्यावरण हिमालय से ही संतुलित होता है। एक बार फिर एनजीटी ने चेताया है कि कहीं मसूरी के हालात भी जोशीमठ जैसे ना हो जाएं। मसूरी ही क्यों, धारचूला, नैनीताल भी खतरे की जद में हैं और तो और कर्णप्रयाग में भी भूस्खलन जैसी वारदातें देखने को मिली हैं। ऐसे में समय समय पर हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स, हमारी एजेंसियां हमें सतर्क करती रहीं, लेकिन हमारी सरकारों को सिर्फ मतलब है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी और धर्मांतरण कानून से। उसी का नतीजा रहा चमोली करंट हादसा, जिसमें 17 लोगों को, मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। घर के चिराग बुझ गए, माँ की गोदें उजड़ गई और कई सुहागनों का सिंदूर उजड़ गया। लेकिन इस सरकार को तुष्टीकरण और समाज को बांटने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। जोशीमठ की ही अभी विस्थापितों की सुनवाई नहीं हो पाई है। मुआवजे को लेकर उनके और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित
होता नहीं दिख रहा है। और अब एनजीटी के द्वारा जो मसूरी को लेकर चिंता जताई गई है वो सोचनीय है और मंथन करने योग्य है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एनजीटी ने जो चिंता जाहिर की है मसूरी को लेकर 19 पॉइंट्स माफ कीजिएगा जो सुझाए गए हैं सरकार को, किस तरीके से उन पर काम किया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर जीएस रजवार रिटायर्ड प्रोफेसर पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले जीएस रजवार जी आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये जो एनजीटी की रिपोर्ट है इससे आपको क्या समझ में आता है, पहले जोशीमठ और अब मसूरी? जी ऐसा है, जो रिपोर्ट्स जोशीमठ के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं जी और मसूरी के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ही कह सकते हैं कि अलार्मिंग रिपोर्ट्स हैं। और प्लानिंग में जो गलतियां हुई हैं और जिस तरह से लोगों ने इस पे प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, इसके नतीजे हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे पिलग्रिमेज वाले एरियाज हैं और टूरिज्म वाले एरियाज हैं, यहाँ पर इतना बहुमंजिली इमारतें बनाया जाना एनजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत है। एनजीटी ने भी इस पे कार्रवाई की है या उस पर मतलब नोटिस इशू किए हैं या इस पर संज्ञान में लिया इस चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इस तरह के एरियाज हैं, और जब मसूरी का एग्जाम्पल लेते हैं, न केवल मसूरी बल्कि उत्तराखंड के और इलाके, मसूरी में जब एमजीडीए बना उसके बाद इसमें ज्यादा ये हुआ है कि उसमें ज्यादा गलतियां हुई हैं, ज्यादा मुझे लगता है गलत तरीके से नक्शे पास किए गए हैं। ठीक है। और उसके नतीजे के उसकी वजह से देखिए आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये पॉलिसी हमें माननी पड़ेगी, चाहे एनजीटी ने जो गाइडेंस दी हैं या जो होने चाहिए किसी भी इन्वायरमेंट में, सेंसिटिव इन्वायरमेंट में अंधाधुंध बिल्डिंग बनाया जाना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाया जाना, वो बिल्कुल ही गलत है। तो नतीजे हमारे सामने आएंगे इसके। ठीक है, बिल्कुल नदी के आऊंगी सर आपके किनारे, पास। श्योर। जी दिगंबर नेगी जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छी बात है डेवलपमेंट करना, और पर्यटन की बात करते हैं तो हमारा पर्यटन से आधा प्रदेश तो हमारा पर्यटन से चल रहा है, मेजर पार्ट जो है। अगर इसमें अगर ऐसा कहें कि बढ़ती संख्या पर्यटकों की सबब है मुश्किलों का जो वहां पर लोग रह रहे हैं और हालात जोशीमठ जैसे बन रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? प्रियदर्शनी जी, मसूरी शुरू से ही बहुत सेंसिटिव जोन रहा है क्योंकि वो टोटली जो है एक लाइमस्टोन माउंटेन है और स्वर्गीय अवधेश कौशल जी के सद प्रयासों के कारण से और जो फौज का जो इको टास्क फोर्स है इन दोनों के कारण से आज मसूरी जो हरा भरा दिख रहा है। परंतु साथ ही ये जो मसूरी विकास प्राधिकरण बना है, इसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर वे में नहीं निभाया है। टाउनशिप डेवलप करने का जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें जो वैज्ञानिक आधार होने चाहिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए, उसका पूरा फेलियर जो है वो देहरादून की जो शकल सूरत बदसूरती में बदल गई और वही स्थिति मसूरी की जो खूबसूरती थी वो भी आज बदसूरती में बदल गई थी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पूरी तरीके से मसूरी विकास प्राधिकरण है। ठीक है। साथ ही इस बात की बहुत छोटा वक्तव्य ले लेती हूँ पहले सबसे, फिर चर्चा में सुन लीजिए, अभी थोड़ा सा उसका सेकंड पार्ट भी है। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि मसूरी में हम एनवायरमेंटल बैलेंस को देख करके ही डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट होना चाहिए। जो जोशीमठ में देखने में मिला कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण से वहाँ पर एक बड़ी त्रासदी और बड़ा भारी लोगों में भय और विस्थापन लोगों को झेलना पड़ा एक अच्छे खूबसूरत शहर को। और पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम ये ऑन सरफेस होना चाहिए, हम उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं जिस कारण से वो ज़्यादा खतरनाक और विस्फोटक हो रहा है। ये साइंटिफिक एडवाइस बहुत एरिया से आई हैं एजेंसीज़ के पास, जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, परंतु
क्यों हमारी जो निर्माण एजेंसियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं प्लानिंग के लिए, वो उन चीज़ों पे क्रियान्वयन नहीं कर पा रही हैं। यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि नेचुरल है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है जी। राज्य की, तो मैदान के साथ साथ जो पर्वतीय शहर हैं उनमें भी उनके आसपास के गांव से पलायन होकर के लोग, जो छोटी छोटी टाउनशिप हैं, चाहे मसूरी है, चाहे उससे ऊपर चंबा है, बड़कोट है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, गोपेश्वर है, इन सब में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। उनके आसपास के गांवों से लोग पलायन करके शहरी टाउनशिप में भी बस रहे हैं। केवल देहरादून और नीचे मैदानी हिस्सों में नहीं आ रहा है, बल्कि जनसंख्या का दबाव पहाड़ के जो छोटे शहर और कस्बे हैं ठीक। उनमें भी बढ़ रहा है। ठीक। और इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन सब लोगों की बनती है जो कि टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, क्या आपको यही लगता है जो दिगंबर नेगी जी ने कहा कि जब टाउनशिप प्लानिंग जो लोग करते हैं वो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं? देखिए मैडम, आज बात जिम्मेदार की नहीं है। जिसने किया जैसा हुआ सब सबके सामने है। और जब बन रहे थे तो सरकारें कहाँ थी? सरकारें यही हैं। आज हम बात करते हैं कि हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। देखो, भाजपा तो बात करती है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जैसे भाजपा के वैसे ही आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के अंदर हमारे टूरिस्ट पैलेस हैं तो टूरिस्ट आते ही हैं। मसूरी का ऐसा नाम है जो भाजपा ने नहीं, अंग्रेजों के टाइम का नाम है। और ऐसे हमारे और भी जितने तीर्थ स्थल हैं सब ऐसे हैं जो हमारे तीर्थ स्थल वो खुद ही ऑटोमेटिक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है कि बद्रीनाथ केदारनाथ लोग यात्रा करने आते हैं। लेकिन भाजपा जब टूरिस्ट आता है तो इसकी खाती है कि देखो आज हमारी वजह से टूरिस्ट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका जो गलत तरीके से विकास करने का जो रवैया था, जिस तरह से इन्होंने जोशीमठ और इधर पहाड़ों को, इसमें तो मुझे याद नहीं है कि मसूरी के अंदर भी कोई विकास इन्होंने किया हो। मसूरी के अंदर तो कोई ज़्यादा से काम दिखा ही नहीं है। वहाँ तो ज़्यादा जनरली पॉपुलेशन ही बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने से कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है? बाहर वालों की। उत्तराखंड वाले को रोज़गार नहीं मिल रहा है, वहाँ रोज़गार मिल रहा है बाहर वालों को। बाहर वालों ने आके अपने होटल्स बना दिए हैं, अपने रोज़गार कर रहे हैं, सारे बाहर वाले लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड का आदमी नहीं कर रहा है। पर आज बात आती है मैडम कि हमारी अब जिम्मेदारियाँ क्या हैं। देखिए, इसमें जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी है। अगर मसूरी के साथ जो धसाव की स्थिति आ रही है, 15% भाग का कह रहे हैं, जो एनजीटी की रिपोर्ट आई है, और एनजीटी ने सुझाव भी दिए हैं, तो ये सुझाव एनजीटी ने सरकार को दिए हैं। इन सुझावों को क्रियान्वित कराना ये सरकार का काम है स्ट्रिक्टली, जिससे कि ऐसी स्थिति ना आए जो जोशीमठ में आई। और हो सकता है अगर जोशीमठ जैसी स्थिति आ गई तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? आज हम जोशीमठ वालों को न्याय नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी बातें 2024 की करती है, सिर्फ सरकार बनाने की तैयारी करती है, पर जोशीमठ को न्याय आज तक इन्होंने नहीं दिया है। जोशीमठ की जनता आज भी मुआवजे के लिए तरस रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करनी चाहिए कि कैसे इसे रोका जाए। पहले तो एनजीटी जो सुझाव हैं उनको तत्काल ये लागू करें, और उसके बाद भी इस बात के लिए तैयार हैं अगर कोई होनी अनहोनी हो जाती है तो उससे कैसे बचाव होगा। डॉक्टर पेनुली, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि मसूरी भी इस श्रेणी में आ रहा है? और सिर्फ मसूरी नहीं, बहुत ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, नैनीताल है, अन्य आसपास के इलाके हैं जो इसी श्रेणी में धीरे धीरे कर आ रहे हैं। देखिए दिव्या जी, इसमें बहुत बड़ा कारण है जो ये अनियोजित विकास की, जो ये अंधा विकास उत्तराखंड के अंदर बिना साइंटिफिक तरीके के और बिना किसी नियम कानून के नेताओं की सह पे और अधिकारियों की सह पे हो रहा है, उसका ये कारण है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बड़े प्यार से और बड़े मोहब्बत से सारा ठीकरा जो है एमडीडीए के अंदर फोड़ दिया, लेकिन क्या वो एमडीडीए को जो नियम कानून बनाती है, क्या उस सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी उन नियम कानूनों को सही करने की, कोई एक्ट पास करने की? एमडीडीए भी तो हमारे विधानसभा ने ही बनवाया ना, सरकार ने ही तो एमडीडीए बनाया। एमडीडीए के अंदर उन चीज़ों को आप क्या नियम कानूनों को सही नहीं कर सकते? और दूसरी बात, अगर एमडीडीए कर रहा है तो सरकारें सो रही हैं क्या? सरकारों को नहीं पता एमडीडीए क्या कर रहा है? सरकारों की और एजेंसियां नहीं हैं, या सरकार का कंट्रोल ही नहीं है एमडीडीए के ऊपर कि वो? अब देखिए, 2 एग्जांपल मैं आपको मसूरी के देता हूँ। अगर आपका कोई 3 स्टार 2 स्टार या किसी उसका होटल हो, तो वहाँ अगर आपने विकास करा, मतलब डेवलपमेंट करा जो अनऑथराइज्ड है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी है कि कंपाउंडिंग दे दो और वो सही हो जाएगा। मतलब पैसा दे दो और आप जितना मर्जी उतना इंक्रोचमेंट कर लो, उतना उटपटांग चीजें बना लो। सरकार को चाहिए कि वो तोड़े। और दूसरी जगह मैं बताऊं कि भाजपा की सरकार ने एक व्यापारी का रौफ हुए
उसके लिए सिपनकोट के लोगों का घर टूट गए और किसी व्यापारी की एक ईंट उखाड़ ली हो कभी बीजेपी या कांग्रेस ने या मसूरी नगर निगम ने, तो बता दे। ये जो अनियोजित विकास है, जो ये विकास की अंधी दौड़ है, इसकी वजह से आज ये मसूरी के हालात हैं। एमडीडीए भी सरकारों की है। अगर एमडीडीए कंपाउंडिंग लेके किसी बड़े 2 स्टार और 3 स्टार होटल के मालिक को छूट देता है तो सिपनकोट वालों को तोड़ता है। ये जो पॉलिसी है, जब तक इन ड्यूल पॉलिसीज के अंदर, जब तक ये दोगली पॉलिसियां सही नहीं होंगी, जब तक एक व्यक्ति के लिए एक पॉलिसी और एक व्यक्ति के लिए एक पॉलिसी, नक्शा पास कराने के लिए अगर पैसे वाला है तो अलग पॉलिसी, जैक वाला है तो अलग पॉलिसी, या शासन के प्रभाव में है तो अलग पॉलिसी, और एक आम आदमी अगर अपना घर बनाए वहां पे एक लेंटर डाले, एक छज्जे को तोड़ के मतलब एक किचन रूम को बड़ा करे तो उस पे भी उसके ऊपर नोटिस चल जाते हैं। और कोई बड़ा व्यापारी वहां पे इतना बड़ा वो बना। अब इसकी बानगी आप देख लीजिए, आप राजपुर रोड से ऊपर जाइए, मसूरी की जितनी है, जितने कितने आपके अब तक वहां पे मैगी पॉइंट्स बन गए हैं। आज वो छोटी टिन के शकल में है, कल वो बड़े हो रहे हैं और लगातार वहां पे जो है एक जाल फैल रहा है। तो वहां भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, जहां पे सरकार आंख मूंद करके खड़ी हुई है। अभी कुछ टाइम पहले एमडीडीए ने एक वो चलाया, अभियान चलाया था जिसके अंदर सील करने की बात हुई थी। नेताओं के फोन जा जाके वहां पे सीलें छूटी हैं। मैं बता देता हूं आपको, आप डाइवर्जन से, मसूरी डाइवर्जन से और राजपुर तक जाइए, वहां पता करिए कि कितनों का पहले सील हुआ था और अब बिना किसी चेंज के वो फिर से ओपन हो गए। वो किसकी सह पे ओपन हो रहे हैं? ठीक है, उसका भी जवाब ले लेंगे पेनुली जी। यही कारण है, मैं वही कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, यही कारण है कि जहां पे ये इस तरीके के विकास हैं, जिस तरीके का अतिक्रमण है, उसकी वजह से ये हो रहा है। एनजीटी ने चेताया है, जाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरी दशा होगी। जय सिंह रावत जी, हम समय रहते हमेशा ये बात कहते हैं, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र होता है, अब एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, इतनी सारी रिपोर्ट होती है, अध्ययन किया जाता है, फिर ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होता। एनजीटी को तो केवल मसूरी नजर, उत्तराखंड के सैकड़ों सेक्टर मतलब 400 से ज्यादा गांव तो आइडेंटिफाई हो गए हैं जो खतरे में है। उसके बाद जितने ये शहर अभी निकी जी बता रहे थे, लोग गांवों से छोड़ के आसपास के कस्बों में आ गए हैं, वो सारे पुराने जो डेब्रिस है, पुराने लैंडस्लाइड है, उन पर बसे हुए हैं। तो सारा ये खतरे में। इधर पिंडर घाटी में एक गाँव है ढलिया, दूसरा है उधर कपकोट की तरफ कुंवारी गाँव, वो तो कभी भी खिसक जाएंगे और सरकार उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं है। अब आपका अभी मिश्रा की मीटिंग में, अरे यहाँ सरकार का 2013 में ये डॉक्टर रोतेला है, डीएमएमसी के डायरेक्टर है पीयूष रोतेला, उनकी और डॉक्टर खंडूड़ी की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा है उन्होंने कि जो लाल टिब्बा है और आपका बाटा घाट कहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। सीता कंपनी गार्डन है और नॉर्थ कंपनी गार्डन है, बाकी उसका क्यारकुली है, उनको कहा हाईली उसका हैजार्डस है, ये तो उनकी है। उन्होंने कहा था 25 डिग्री से ज्यादा जहाँ ग्रेडियंट है वहां तो बस्ती क्या बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए। ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है 2013 की, सरकार के डिपार्टमेंट की। उसके बाद आप देखिए एक रिपोर्ट, अभी दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास इसकी, बड़े इंस्टीट्यूट के जो रिपोर्ट छपी है, जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में छपी है, ठीक है। उसको पढ़ के भूवैज्ञानिकों के शोध अध्ययन के अनुसार मसूरी के बाटा घाट, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी फॉल, खट्टा पानी, लाइब्रेरी, गलोगी घाट और हाथी पांव आदि भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये मेरा आर्टिकल है, वैज्ञानिकों के अनुसार इन क्षेत्रों में खंडित या दरारों वाली चूना पत्थर की चट्टानें हैं। इन दरारों में बरसात में पानी भर जाने के कारण लगभग 60 डिग्री तक की ढलान वाली धरती की क्रीप पड़ती, धंसने या खिसकने लगती है। इन भूवैज्ञानिकों ने मसूरी के आसपास के 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अध्ययन में 15% क्षेत्र को भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील पाया। 29% को मध्यम दर्जे का और 56%
न्यूनतम संवेदनशील दिखा। ये रिपोर्ट्स हैं जी जियो साइंटिस्ट की, भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, लेकिन कौन देखता है? उसके बाद अभी हमारे वक्ता भी कह रहे थे कि वहाँ पहले क्या होता था, वहाँ मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग होती थी उनको एमडीडीए पास नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने देखा, जो हम लोग कैबिनेट मीटिंग कवर करते रहे, वहां भी और मसूरपुर से नैनीताल में भी 20 मीटर से ज्यादा हाइट वाली चीज अलाउ कर दिया। अब आप देखिए, जब ऐसी जो स्थिति है, नैनीताल में 1880 में भूस्खलन से 151 लोग मारे जा चुके हैं। उससे पहले भी आया था, 15-20 लोग फिर मरे हैं। ये 1880 के बाद आज कितना बर्डन उस पर नैनीताल पर हो गया, कौन देख रहा है? नक्शे पास हुए जा रहे हैं, तो आपके मसूरी में नक्शे पास हुए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, जबकि वो धस रहा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। कौन देखने वाला है? एनजीटी को मसूरी में इसलिए आते हैं, वहाँ बड़े लोग जाते हैं आते हैं, इसलिए एनजीटी को चिंता है। बाकी तो उनको जलिया गांव की नहीं है, कुमारी गांव की उनको चिंता नहीं है, करंट ब्याह की चिंता नहीं है, गोपेश्वर की चिंता नहीं है, आपका अभी इसके मुंशियारी की तरफ जो तमाम जो यहाँ का जो आप अभी उसका रिमोट सेंसिंग का और इसरो की रिपोर्ट है, जो लैंडस्लाइड जोनेशन मैप है, उसमें भारत में सर्वाधिक संवेदनशील उत्तराखंड है। उत्तराखंड के 13 जिले संवेदनशील है भूस्खलन के दृष्टि से, और भारत का जो सबसे सर्वाधिक संवेदनशील जिला है वो रुद्रप्रयाग है। दूसरे नंबर का क्या कहते हैं आपका पीडी है। इस तरह सारे उत्तराखंड से कौन चिंता कर रहा है, किसको ध्यान है? ठीक है, यहाँ पर सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी रिपोर्ट्स आती हैं और पहले से चेताया जाता है, लेकिन क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, और उसके बाद हमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है और जो पहले मिस्टेक्स हुए हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चर्चा में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एनजीटी की जो रिपोर्ट आई है, 19 पॉइंट्स जो हैं सुझाए गए हैं सरकार को कि किस तरीके से मसूरी को बचाया जा सकता है, क्योंकि मसूरी भी अब जोशीमठ की तर्ज पर ही खतरे में आ गया है। हमारे तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने सबके वक्तव्य लिए, लेकिन प्रोफेसर साहब आपके पास एक बार फिर आऊँगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से ठीक है, संपर्क टूट गया है फिलहाल, आप ही के पास आऊंगी। दिगंबर नेगी जी, आपने एमडीडीए पर ठीकरा फोड़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, मैप्स पास कराने की, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं जो लोग लगाते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स कहाँ से आते हैं अगर सिर्फ एमडीडीए सोलली रिस्पॉन्सिबल है या कोई भी निर्माणाधीन संस्था रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस काम के लिए बना गया है वो उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल होता है। उत्तराखंड के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है जो बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहा है। क्या एमडीडीए ऑटोनॉमस है? ऑटोनॉमस बॉडी है, तो सरकार का कंट्रोल है ना उसके ऊपर। सुन लीजिए। इसी प्रकार से श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन दे रहा है, बहुत लंबे समय से दे रहा है, और स्तरीय शिक्षा, और बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे कीर्तिमान उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ करके और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से पढ़ के किए हैं। उसी प्रकार से देहरादून की एक बहुत छोटी सी, मतलब शहरी विकास मंत्रालय का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है मसूरी विकास प्राधिकरण, और सोलली इस छोटे से जिले को बनाने संवारने की जिम्मेदारी अगर किसी की आती है वो है मसूरी विकास प्राधिकरण की। और देहरादून की जनता भी इस बात को मानती है कि इस जिले की जो खूबसूरती उसको नष्ट करने में पूरी भूमिका इस विभाग की रही, चाहे वो टेन्योर किसी का भी रहा। लेकिन आपने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय का एक छोटा सा हिस्सा है। मंत्रालय जहां पर आता है तो मंत्री आते हैं, तो यानी कि आपके मंत्री कंट्रोल में नहीं कर सकते अपने अधिकारियों को कि वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है? आप टाउनशिप प्लान कर रहे हैं बिना मंत्री के नॉलेज के। शहरी विकास मंत्रालय किस नाम का है? फिर आपके शहरी विकास मंत्री क्या कर रहे हैं?
यही तो एक विषय है। अब इसको थोड़ा और डीपली सुन लीजिए कि शहरी विकास, अब जैसे पर्यटन मंत्रालय है, परंतु गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटन मंत्रालय से ज़्यादा पावर रखते हैं, क्योंकि उनके पास एक अपना स्ट्रक्चर है, ढांचा है। इसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय का अपना स्ट्रक्चर ढांचा एक दूसरे प्रकार का है, परंतु जो ये निर्माण निगम है या प्राधिकरण है जो बनाए हुए हैं, चाहे वो मसूरी विकास हो, चाहे हरिद्वार विकास प्राधिकरण हो, चाहे उधर कुमाऊं की तरफ हो, इनका सीधा सीधा जो काम होता है वो उस शहर के डेवलपमेंट में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व होते हैं। और उनका एक पूरा हम देखते हैं कि 5, 10, 15 साल का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आता है। वो अपना मास्टर प्लान देते हैं, उसके बाद वो मास्टर प्लान कहाँ चला जाता है ना, वो हम देखते हैं कि उसके हिसाब से यानी कि आप लोगों के लिए भी सोचनीय विषय है कि विभाग काम कैसे कर रहा है, आखिर एमडीडीए काम कैसे कर रहा है। जब आप लोगों को खुद सोचना पड़ रहा है इस बात को लेकर, तो जनता क्यों नहीं सोचेगी? आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों को सोचना पड़ रहा है तो जनता बिल्कुल सोचती होगी। मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अब प्रोफेसर साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रजवाड़, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं, मसूरी जोशीमठ की तर्ज पर भूतसाव की कगार पर आ रहा है। बढ़ती जो संख्या है पर्यटकों की वो एक रीजन है, बढ़ती व्हीकल मूवमेंट जो है, कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर गाड़ियां आ रही है, ये भी एक रीजन है। आपको क्या लगता है सिर्फ यही रीजंस हैं या फिर जो पास्ट में इस अध्ययन हुए हैं उनको नजरअंदाज किया गया है तमाम डेवलपमेंट वर्क्स में? मैं समझता हूँ जो यूएनडीपी की रिपोर्ट और एमडीडीए का इनएक्शन कह सकते हैं, या बिना किसी प्रॉपर उसके एग्जामिनेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, होटल या टूरिज्म के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास कर देना, जहाँ पर जब एमडीडीए नहीं था तब उतना मेरे ख्याल से इतना अंधाधुंध वहाँ पर नक्शे पास शायद नहीं होते थे उस जमाने में। अब एनजीटी को जैसे व्हीकल की बात आ रही है, एनजीटी दे चुका है इसमें कि मसूरी में हमको व्हीकल्स की लिमिट करनी चाहिए और पता है इसमें प्रशासन बताए। अब जैसे एमजीडी की बात आ रही है, काफी अच्छा हमारे जो पैनल पे लोग हैं इन्होंने काफी अच्छा इस पे दिया है और डेटा भी दिए हैं। मैं समझता हूँ कुल मिला के एमजीडी का तो उसमें निकलता ही है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किए हैं। कहीं पर जैसे कुछ लोगों ने हमारे बताया कि भाई किसी का पास कर दिया, किसी का नहीं किया, लेकिन जो भी है कुल मिला के जो गलत पास हुए हैं वो तो अपनी जगह हैं। लेकिन जो बेसिक चीज आती है इसमें, ये तो जरूर है कि मतलब जिम्मेदारी जिसकी है वो तो है ही अपनी जगह, इन विभागों की, इस विभाग की या इस ऑर्गेनाइजेशन की या अथॉरिटी की। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें जरा सा, तो जोशीमठ का और जो मसूरी और नैनीताल जैसे हमारे स्टेशन हैं, इनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक पॉलिसी लेकर पूरे उत्तराखंड में एक ही पॉलिसी बनाते हैं हिल्स के लिए। कहीं कहीं पर हमारे जियोलॉजिकल हम देखें वहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जोशीमठ में फॉल्ट्स हैं आसपास, मसूरी में लाइमस्टोन है, नैनीताल में लाइमस्टोन है। मैंने खुद मसूरी का जो झड़ी पानी और ये वाला इलाका है 1974 से 76 तक उस पर अध्ययन किया है, लाइमस्टोन रॉक्स पर या उस पर काम किया है, वहाँ के इम्पैक्ट पर, वेजिटेशन पर, इन चीज़ों पर। तो वो ठीक है, वो कुछ लोगों के प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 1984-85 के आसपास इसमें बैन हुआ था लाइमस्टोन क्वेरिंग पर। ठीक है, बाद में आर्मी ने या इको टास्क फोर्स ने उसको रीजनरेट करने में सहसहारा एरिया पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, मसूरी तो पूरा खत्म हो ही गया था, वो रीजनरेट किया है लोगों ने, वो अच्छी बात है। लेकिन बेसिक अगर साइंटिफिक तरीके से हम उसको देखें तो होता क्या है कि कई जगह पर जहाँ पर ये सीपेज है रॉक्स के अंदर, वो बहुत बड़ा कारण होता है लैंडस्लाइड्स का या इस तरह के इरोजन का, स्लाइड का। जोशीमठ में या उस इलाके में हम देखते हैं सीपेज जरा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे मसूरी जैसे हिल्स में सीपेज होता है तो वहाँ पर लाइमस्टोन रॉक बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करेंगे, नुकसान करेंगे लैंडस्लाइड को और ज्यादा वो बढ़ाएंगी। तो पॉलिसी हमें बनानी है, साइंटिफिक सर्वे या साइंटिफिक रिपोर्ट या जियोलॉजिकल रिपोर्ट जितनी भी होती हैं उनको नजरअंदाज हमेशा ही किया जाता रहा है, जो एक मतलब बहुत बड़ा कारण है। अभी भी हम देखते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट है उसमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कहीं पर कोई पानी के सोर्सेज हैं उसके ऊपर ले जाने की सड़क नीचे ले जानी है। न केवल हमें एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रीजन ही नहीं देखने हैं, बल्कि थोड़ा बहुत साइंटिफिक जो उसमें तरीके हैं या उसके एडवाइस हैं एक्सपर्ट्स के, वो भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अंधाधुंध जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है इसको तो रोक होनी चाहिए। एनजीटी को आगे आना पड़ा है, लोगों ने इसमें शिकायतें की हैं और वो चल रहा है इसमें। लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कहा कि एमजीटी ने देखा नहीं,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखा नहीं इंक्रोचमेंट पूरे स्टेट में, अब सर्वे हो रही है सब जगह कितना इंक्रोचमेंट हुआ, वही हालत यहाँ पे भी है। अभी भी देहरादून के अंदर एमडीडीए के जो अप्रूव प्रोजेक्ट्स है देहरादून और मसूरी में, बहुत सारे लोगों ने नॉर्म्स को बिल्कुल नहीं माना है, बिल्कुल भी नहीं माना है। शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन होता यही है अल्टीमेटली किसी का कुछ है पता ठीक है, तो नौटियाल रिपोर्ट जी, नहीं लगती है। आपने यहाँ जी, पर ये प्रोफेसर दिक्कत। को सुना और उन्होंने कहा कि नज़रअंदाज किया जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ही ज़रूरी नहीं है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। तो क्या सरकारें जब आती हैं तो सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो किसी भी सरकार से संभला नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, अधिकारी जो है वो हमेशा आपके नाक में दम करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीज़न एक रीज़न है, आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैडम, अभी अगर आप मसूरी जाके जाएं हम लोग और देखें तो मसूरी के अंदर पहाड़ के पहाड़ बिक रहे हैं, लोग पहाड़ों को खरीद रहे हैं, पहाड़ और उनको प्लेन करके जेसीबी चल रही है, उस कारण से भी कहीं ना कहीं से इस तरह की स्थितियां आ रही होंगी। जब आप पहाड़ों को काट के उन्हें प्लेन करेंगे तो पहाड़ थे क्यों वो, तो आप पहाड़ों को प्लेन करेंगे तो ये होगा ही होगा। पहाड़ के पहाड़ पुराने कई लोगों ने खरीदे हुए हैं और उसे प्लेन कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये सब भी उसके कारण है। लेकिन आज का जो मेन विषय है, देखिए जो अब जितना निर्माण हो गया वो तो हो गया, अब उसको आप उजाड़ें रखें वो चीज़ तो एक अलग है। आगे होने वाले निर्माणों पे किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह आप पहाड़ों को बचा सकते हैं, और आप उसके लिए ये बना सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वहाँ पक्के मकान बनाए जाएं या पक्के होटल बनाए, टीन शेड में कुछ, कई आजकल तो कई टेक्नोलॉजी आ गई है, कई कुछ तरीके से आप लोग बनाएं। फाउंडेशन होती है ना नौटियाल जी, एक फाउंडेशन होती है, आप ये नहीं कह सकते जितना निर्माण हो गया, लेकिन आप लोगों के टाइम में भी निर्माण हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने परमिशन दे दी आप 3 मंजिला होटल बनाओ, 4 मंजिला होटल बनाओ, आप लोगों के समय पर भी रहा होगा। क्या आप लोगों ने भी साइंटिफिक रीजंस दरकिनार किए हैं, और किए हैं तो क्यों किए हैं? जितने होटल जो बाहर वाले जितने लोग बसे हैं पिछले 7-8 सालों में उत्तराखंड के अंदर, उतना शायद पहले नहीं थे। अब क्या है कि बहुत ज्यादा बाहर के लोग आ रहे हैं और वो जमीनें, उत्तराखंडी जमीनें खरीद रहे हैं। अब ये अपने नाम से खरीदते हैं या किसी अपने एम्प्लॉय के नाम से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कैलकुलेशन उनको पता है। और वो जमीनें खरीदने के बाद बड़े बड़े भवन निर्माण कर रहे हैं, पहाड़ बिक रहे हैं, पहाड़ों को सस्ते रेट में खरीद के उसको काट के पूरा खुदर बुदर कर दिया इन लोगों ने पहाड़ों को। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और मसूरी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह है कि कोई नेता शायद मसूरी ना जाता हो। सभी नेता मसूरी जाते हैं, देखते हैं, उन्हें पता होगा किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन अब जो हो गया उसमें आगे जो चेतावनी दी है, जो एनजीटी ने चेतावनी दी है, तो उसके ऊपर अब हम लोगों को काम करना चाहिए। क्या क्या रोकनी है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, वो उन पे काम करना चाहिए। प्लस आने वाले समय में कहीं कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए सरकार को एकदम तैयार रहना चाहिए। और उसको तैयारी को रखते हुए, अभी तो वैसे हमने देखा जोशीमठ के अंदर तो कुछ कर ही नहीं पाए, और अभी मैडम बद्रीनाथ के अंदर भी जो स्थिति चल रही है, बद्रीनाथ की स्थिति बहुत खराब है। वहां पे इन्होंने जो एक्चुअल स्रोत थे, जो पानी के स्रोत थे, जहाँ से पानी आता था, जो पौराणिक जो चीजें थी, उनको तोड़ने का काम किया है। स्मार्ट क्या, कितना स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनाना है, कोई नया चीज को स्मार्ट बना दो। आप एक अच्छी खासी चीज को, आस्था की चीज को तोड़ के और वहाँ पे बड़े बड़े होस्ता आप सोने का मंदिर बना देंगे, कुछ कर देंगे, पर वो चीज वो नहीं है जो एक आस्था है। आस्था वही था बद्रीनाथ की जो एक्चुअल बना हुआ है। डॉक्टर बनोली, जिस तरीके से एनजीटी ने 19 पॉइंट सुझाए, उसमें से एक ये है कि आप जो है पर्यटकों की संख्या सीमित कीजिए, जो गाड़ियां वहां पर आ रही हैं वो सीमित कीजिए, और उनसे ग्रीन टैक्स वसूल कीजिए, जो ग्रीन टैक्स मिल रहा है उससे आप वेस्ट मैनेजमेंट कीजिए। तो इस तरह के सुझाव क्या सरकारों के पास पहले नहीं होते कि एनजीटी को आके बताना पड़ता है कि नहीं ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये आपको करना पड़ेगा? देखिए दिव्या जी, जिस चीज़ की बात एनजीटी कर रहा है, पर्यटकों की संख्या को कंट्रोल करो, उन पे ग्रीन टैक्स लगाओ, ये करो वो करो, देखो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कि ये कितना सक्सेस रहेगा, क्योंकि पर्यटक आएंगे और पर्यटकों को रोकना सरकार की बस की बात नहीं है। पर्यटक आते हैं, आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? अगर कोई कहेगा कि मुझे वहाँ से धनौल्टी जाना है, मसूरी नहीं जा रहा, क्या आइडेंटिफाई करोगे आप पर्यटकों को? गाड़ी के नंबर से आइडेंटिफाई करोगे, किस चीज़ से करोगे? ये सारी चीज़ें, देखो ये वाला पॉइंट तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो पर्यटकों की संख्या कंट्रोल कैसे होगी जब उन्हें वहाँ पे होटल ही नहीं मिलेंगे? जब वहाँ पे एक लिमिट के बाद आपके पास बुकिंग अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी, तो या तो उतर के देहरादून आएगा, या वहाँ से आगे धनौल्टी जाएगा, या चंबा जाएगा। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि जो ये अतिक्रमण हो रहा है, मैं फिर आपका ध्यान वहीं लाना चाहूंगा, जो मसूरी रोड है, आप जाइए, चाहे डीआईटी की साइड से जाइए,
आप अगर इधर डाइवर्जन से अगर डीआईटी वाली साइड से भी जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अभी कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ 4-5 दिन पहले, तो इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे जिसमें हल्दीराम और ये वो अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी। तो अगर वहां पे इको सेंसिटिव जोन में आप ये चीज बनाओगे, वो डीआईटी से पहले ही बने हैं, डीआईटी के बाद तो ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर तो पूरा कब्जा हो रखा है वहां पे। आप जाओगे तो आज पहले एक मैगी पॉइंट होता था, जो अब जब हम बचपन में जाते थे तो एक होता था मैगी पॉइंट, और वो भी तब जहां पे वो आजकल बैरियर लगा रखा है उसमें, उसके ऊपर जाके होता था। आज आप देखोगे तो जैसे ही आप शिव मंदिर को पार करोगे उसके बाद से आपको सैकड़ों मैगी पॉइंट्स वाले दिख जाएंगे। क्या होता है वहां पे, किस तरीके की एक्टिविटीज चलती है, क्या क्या चीजें वहां पे नहीं होती हैं, आप जाके अपना कैमरे को जाके एक दिन वहां पे आप उसकी रिपोर्ट बनाइए, देखिए। और सारे इलीगल, 90% उसमें इलीगल। आपका कोई वो नहीं है, नीचे से 4 खंबे खड़े करे हुए हैं, 4 खंबों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर आपने मैगी पॉइंट बना दिया। आज वो 4 खंभों पे खड़े हैं, कल वहां पे बीम पड़ेंगे, परसों वो बिल्डिंग बनेगी। इस तरीके से मसूरी के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो आज इंक्रोचमेंट की शकल में आ गया है। अब होता क्या है कि जो चीज अभी बनी है, अभी मैं फिर से वही बोलूंगा कि एमडीडीए ने अभी सील कर रहे थे, खुल गए। आप पता करिए कैसे खुल गए। कई वो सील कर रहे थे उन्होंने, पब वगैरह जो बने हुए थे वहां पे, वो सारे खुल गए। कैसे खुल रहे हो, कैसे सील हो रहे हैं? आपने कंपाउंडिंग दे दी। एक तो आप कह रहे हो कि चलो चोरी कर ली तुमने, कोई बात नहीं, तुमने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, तुम चोरी कर लो, तुम कब्जा कर लो, तुम सब कुछ कर लो, हमें कंपाउंडिंग दे दो। इस तरीके से नहीं ये चीजें होंगी ना। और मैं जो प्रोफेसर साहब ने बोला है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको साइंटिफिक मेथड से ये सारी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो फोल्ड है, जो ये हिमालय का शिवालिक वाला जो रेंज है, खादर से पहले वाला, ये नवीन हिमालय है। ये फोल्ड अभी परिपक्व जो इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं है, बना अभी कच्चा है। इसके ऊपर अगर आप ये सारी चीजें करोगे और इस तरीके के आप साइंटिफिक मेथड को इसमें यूज नहीं करोगे तो ये आपको इसी तरीके से कभी जोशीमठ की शक्ल में, कभी हो सकता है कि भगवान ना करे लेकिन मसूरी की शक्ल में हमको देखना पड़े। जिस तरीके से सरकारों का रवैया है, और सरकार ये कह रही है कि ये एमडीडीए की गलती है। भैया एमडीडीए की अगर बेटा खराब है तो बाप भी तो नहीं देख पा रहा ना उसको। जय सिंह रावत जी, पिताजी की जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे ना बिगड़े। ऑटोनोमस बॉडी अगर आपकी है तो अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ये तो आपका फेलियर है। जय सिंह रावत जी, फेलियर की बात करते हैं, एमडीडीए का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन जोशीमठ में एमडीडीए नहीं है। लेकिन जोशीमठ में हमने क्या देखा था, जब दरारें पड़ने लगी थी वहां पर मकानों को चिन्हित किया गया था। पुराने होटल्स, कितने जमाने के होटल बने हुए थे, उनको चिन्हित कर पूरा धराशायी कर दिया था। तो क्या सरकार ये चाहती है कि पहले आप डेवलपमेंट करें, फिर अपने ही डेवलपमेंट को जो है वो धराशायी कर दें, फिर उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाएं? तो इतना बैक एंड फोर्थ, सिर्फ एक साइंटिफिक रीजन आपको पता करना है, उस पर डेवलपमेंट करना है और पूरे मैस से आप बच सकते हैं। नहीं, पहले आग मोड़ लो, बनने दो, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद फिर ये समस्या आ जाए। अभी मैं दूसरी में एक क्लियर करना चाह रहा था, मसूरी आउटर हिमालय में है, मसूरी इज नॉट पार्ट ऑफ शिवालिक, ठीक है। और ये देहरादून के बाद जो लग रहा है क्लेमेंटाउन और उसके बाद वो शिवालिक के हिल्स हैं वो, ठीक है ना, वो बहुत कच्चे इन मेकिंग में है। तो ये शिवालिक और आउटर हिमालय के बीच एक फॉल्ट है, आउटर हिमालय और फिर सेंट्रल हिमालय के बीच फॉल्ट है, सेंट्रल हिमालय हायर हिमालय के बीच फॉल्ट है, हायर हिमालय के बाद जो टिबेटन प्लेट है उसके बीच फॉल्ट है। ये इसका टेक्टोनिक जो इसकी फॉर्मेशन है। चलिए, दूसरी बात ये है कि जितने अभी हमारे वक्त साहब कह भी रहे थे कि जितने हमारे ये टाउनशिप बनी है ना, नए बन रहे हैं, लोग गांव छोड़ के आसपास के गांव में चल के जगह जहाँ जगह मिली उनकी, या चारधाम रोड पर मिली, या ब्लॉक हेडक्वार्टर के नजदीक मिली, तहसील के नजदीक मिली, इस तरह से जो धीरे धीरे जो टाउनशिप डेवलप होती गई ना, जहाँ से होती गई, उनमें सारा वहाँ जनसंख्या जो कंसंट्रेट हो गई, उसकी वजह से उन स्थानों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट कर चुकी है, किसी की नहीं, सबकी वो वहाँ
अति से अति हो गया है, लोग अभी भी वहां बसते जा रहे हैं, जबकि उस जगह की वो धारक क्षमता नहीं है। और पहले भी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जितने हैं वो पुराने सुसुप्त लैंडस्लाइड पर हैं, बसे हुए हैं, क्योंकि गांव भी उसी में बसे, क्योंकि वो एलुवियल सोयल वहां मिली, अच्छा खेती के लिए अच्छी वो मिले तो लोग बस के, वो सुसुप्त हैं, स्लीपिंग लैंडस्लाइड है, उन पे बस गए। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं रुद्रप्रयाग में एक जगह एक जमीन देखने गया, विधायक जी के घर के बिल्कुल पास, वहां जमीन किसी ने दलाल ने दिखाई, तो हमने कहा भाई ये यहाँ पर जाएंगे कैसे? तो उस जगह जब उस जमीन के पास जाने के लिए स्कूटर तक के लिए जगह नहीं है। पहाड़ों में हर जगह ये स्थिति, जो टाउनशिप बने हैं, छोटे छोटे जो कस्बे बने हैं, वहां बड़ी गाड़ी तो रही बात, स्कूटर तक नहीं जा सकते। इतना मतलब इतना बड़ा कंक्रीट का जंगल हर जगह हो गया है, इतनी कैरिंग कैपेसिटी खत्म होगी। अब जब जोशीमठ की बात आई, अब सरकार कहती है इनके लिए मास्टर प्लान बनाओ, जबकि मास्टर प्लान पहले अब कैसे बनेंगे? जैसे देहरादून की बात आई ना कि भाई इसको स्मार्ट सिटी बनाओ, हरीश रावत जी के जमाने से बात हुई थी, कहाँ हुआ? इस शहर का रेट्रोफिटिंग करेंगे या इससे बाहर नया कोई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या करेंगे? सवाल वो है कि जब जगह ही नहीं है आपके पास, वो आपका खुरबुड़ा में कैसे रेट्रोफिटिंग काम करेंगे, कैसे वहाँ बसा देंगे? वही स्थितियां यहाँ दोईवाला की तरफ जाओ, वहाँ जीप जाने लायक नहीं है, अंदर प्लॉट कट गए हैं, एमडीडीए वाले सब देखते हैं, खाते पैसे वैसे खा के अपना काम सब पर चल जाता। वही जो पहाड़ के टाउन हैं जितने हैं, उनमें हो क्या रहा है? तो मास्टर प्लान नहीं बनाया। दूसरा सीवर लाइन नहीं है। जोशीमठ में क्या हुआ, वहाँ 25,000 की पॉपुलेशन है, लगभग है, उतने ही लोगों का जो शोक पिट में जाता है पानी, शोक पिट में जाता है, तो जोशीमठ की धरती के अंदर गया वो पानी, धरती के अंदर पानी गया, वो ऐसा निकलता जैसे वो निकलता मारवाड़ी के पास, बड़ी मुश्किल से बंद हुआ, फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां तो उसने दलदल बना दिया, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर धरती के नीचे दलदल हो गया, तो खिसकेगा, लैंड क्रीप करेगी नहीं करेगी? तो वो सरकार तो देखती रही है, सरकार इन चीजों से वोट नहीं मिलता है। ठीक है, आप कोई शहर धस रहा है, उसे वोट नहीं मिलता, वोट तो दूसरे ठाकुर ब्राह्मण से मिलेगा, हिंदू मुसलमान से मिलेगा, गढ़वाली कुमाऊनी से मिलेगा, पहाड़ी मैदानी से मिलेगा। राज्य सरकारों का तो ध्यान ठीक है ना, ये इन जो बेसिक चीजें हैं, आज मैक्सिमम स्थितियां हुई हैं, कई हैं। मैंने दो गांवों की बात, झलिया और कुंवारी गांव पिंडर वैली के, कभी भी खिसक सकते हैं, वहां उस गांव के बीच से सरकार ने सड़क खुदवाई करवा दी। अरे वो जो पहले खिसक रहा था, अब और ज्यादा उसको खिसका। ठीक है दिगंबर नेगी जी, बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी, उसके बाद जी मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। उसके बाद दिगंबर नेगी जी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आप लोगों पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आप ही लोग शुरू करवाते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान, फिर वो धीमा पड़ जाता है, फिर और अतिक्रमण हो जाता है। आप लोग ऐसी नौबत आने क्यों देते हैं कि पहले आप अतिक्रमण करवाइए, उसी अतिक्रमण को फिर ढा दीजिए और फिर परमिशन मत दीजिए? जो जोशीमठ में हम लोगों ने देखा वो यही हाल हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए, राहत कैंप में उनको भेजा गया, फिर उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों को खर्च करने पड़े। तो एक्स्ट्रा बजट आ कहाँ से रहा है आप लोगों के पास? आप लोग पहले से क्यों नहीं अपना जो फाउंडेशन है मजबूत करते हैं? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हमारे टाउन प्लानर्स हैं, उनको उन सब पहलुओं को ध्यान देना चाहिए जिनका कि उन्होंने आज तक नज़रअंदाज किया है। उसमें जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट लेनी चाहिए कि किस शहर की या किस पहाड़ी शहर की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके लिए रिपोर्ट बननी चाहिए अलग से। क्योंकि मसूरी का ही बात नहीं है, बल्कि पूरे पहाड़ी जो हिल स्टेशंस हैं, उन सब में जो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत ही हानिकारक है। सिर्फ पहाड़ियों का नहीं सर, देहरादून का ये हाल है। ये जल भराव हर मानसून में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है।
दूसरी और चीज में आपका एक और ये अलार्म बज रहा है। आपका ध्यान एक और आकर्षित जोशीमठ करना मसूरी चाहती हूँ। उत्तराखंड के लिए एक चारधाम अलार्म यात्रा, है। सर चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, आप लोगों ने चारधाम यात्रा से पहले जो है सीमित संख्या की थी यात्रियों की, कि हम सीमित संख्या करेंगे। लास्ट मोमेंट पे आके आप लोगों ने वो सीमित संख्या हटा दी और अब एनजीटी आपको बोल रहा है कि सीमित संख्या कीजिए। तो जब आप सही ट्रैक पे थे तो आखिर आप पलट क्यों जाते, यू टर्न क्यों ले लेते अपने डिसीजन से? मसूरी, जोशीमठ, नैनीताल, ये अलार्मिंग सिचुएशन है उत्तराखंड के लिए और हमारे को इससे अलर्ट होना चाहिए, यहाँ तक कि जनता को भी, क्योंकि जनता में भी जो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने लालच की पूर्ति के लिए ये नहीं देख रहे हैं कि कल, अभी हमने कुल्लू में देखा कि लोगों ने घर ऐसी जगह में बना रखे थे जिसने बहना ही बहना था। देहरादून में लोगों ने घर नदियों के तो बीच में बना रखे हैं। नहीं कर सकते, प्रतिबंधित क्षेत्र तो नहीं इसलिए होते इन सब चीजों क्या पे देहरादून में तो हमारी नहीं विधानसभा होते भी वही बनी है जो बहेगी बहेगी किसी दिन। इसलिए हमको ऐसी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हम सरकार इस पर काम क्यों नहीं करती, यही तो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग तो कह रहे चेंज कर हैं दो लोग पहले। अपने लालच के लिए करते, लोगों को तो जहां जगह मिलेगी वो तो अपना आशियाना बनाएंगे, लेकिन देखिए- अगर आप कहेंगे ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, तो देखिए, ओपन टू लालच ऑल तो फिर सब उसका लालच फायदा तो उठाएंगे। जनता से लेकर के, व्यापारी से लेकर के नेता का हर एक का है, क्यों नेता को वोट चाहिए, जनता को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। और परंतु अच्छी बात है हमें कि आप अपनी- ये सुन बात लीजिए, क्यों आप सुन लीजिए अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए हमें एनवायरमेंट अलार्म को अब ध्यान रखने की जरूरत आ गई है। अगर हम इसकी थोड़ा सा भी और अधिक अवहेलना करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा, जिसका कि कोई हल हमारे पास नहीं होगा। अच्छा लगा सर ये समय आ जान के गया। कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब आप लोग ये मानते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अब जाग जाइए और तमाम जो विभाग है उनको काम करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में सिर्फ लोग ही नहीं विभाग भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और आपसे शुरू करूंगी। डॉक्टर पेनुली, आपको क्या लगता है ये जो एनजीटी की रिपोर्ट है, आगे आने वाले समय में क्या काम होना चाहिए इस पर? देखिए दिव्या जी, अगर सरकार इस एनजीटी की रिपोर्ट से जागती है तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। लेकिन अभी जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद ही कहा है कि सबके अपने अपने लालच है, सरकार का अपना लालच है। अच्छा खासा भू कानून था 2018 में, जो भू कानून की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद से जो ये सारी चीजें हैं, ये उसके लिए अगर अलार्मिंग साइन इनको दिखता है तो सबसे पहले वो भू कानून को वापस लाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 के चुनाव से पहले बोला था। और अब शायद कारपेट के नीचे जाना पड़ेगा, राजभवन के कौन से कारपेट में वो है उसको वहां से बाहर निकालिए और तब जाके तो कुछ बचेगा। और अगर एनजीटी आज भी नहीं, बहुत शॉर्ट में, आज भी अगर नहीं चेते तो ये आने वाली नस्लें, आज जो हम यहाँ पे नेता करके बैठे हैं, हमारे नाम के आगे नेता लगा है, अगर हम इस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं तो कल को आने वाली नस्लें हमारे ऊपर थूकेंगी। ठीक है, अगर हम आज नहीं चेते और सरकार ने आज काम नहीं करा। बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, क्योंकि समय की कमी। देखिए मैडम, एनजीटी ने जो सुझाव दिए हैं इसके ऊपर सरकार को तुरंत काम करना चाहिए, लेकिन सरकार करेगी नहीं क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान 2024 के ऊपर है। तो मैं वहाँ की आम जनता से कहना चाहूंगा, आपको अपना ध्यान अपना आप ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार से उम्मीद ना करें। इस सरकार के राज में आप आत्मनिर्भर बन के अपनी व्यवस्थाएं बनाएं और आप काम करें। ठीक है, जय सिंह रावत जी सर, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर। तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। प्रोफेसर रजवार, अगर आप सुन पा रहे हैं सर, शॉर्ट में बहुत फाइनल कमेंट लूंगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से अब? तो उनका भी संपर्क टूट गया। फिलहाल बचे हैं हमारे पॉलिटिकल प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता दिगंबर नेगी जी। आप क्या आश्वस्त करेंगे लोगों को एनजीटी रिपोर्ट के बाद? क्या वाकई काम होगा? आप क्या सीरियस होंगे इस मैटर को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता को आश्वस्त करता हूं कि एनजीटी की रिपोर्ट का पुष्कर धामी की जो वर्तमान सरकार है यह गंभीरता से संज्ञान लेगी और प्रकृति निष्ठ विकास का एक नया मॉडल उत्तराखंड के अंदर स्थापित होगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज हमने चर्चा की एनजीटी की रिपोर्ट जो आई है, जिसमें सरकार को 19 पॉइंट्स दिए गए हैं सलाह के तौर पर कि आप क्या कीजिएगा जिससे मसूरी को बचाया जा सकता है दूसरा जोशीमठ बनने से। लेकिन सोचने वाली बात है कि कई रिपोर्ट्स आती हैं, कई अध्ययन होते हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें दरकिनार किया जाता है और डेवलपमेंट किया जाता है तो वाकई आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उससे कोसों दूर हम लोग होंगे। और आज भी अगर ये समय है कि हमें अलार्मिंग अगर सिचुएशन नहीं लग रही तो वाकई सोचने विषय है विभागों के लिए, सरकारों के लिए और लोगों के लिए भी कि आगे आने वाला समय हमारे लिए किस तरीके से होगा और किस तरह से हमें चेतना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।